गति एवं दूरियों का मापन अध्याय के भाग 1 में हमने अभी तक मापन की कुछ सामान्य विधियों एवं पुराने समय में वो किस प्रकार प्रचलित थी आदि के बारे में कुछ जानकारी ली। आइए अब हम मापन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी चीज को मापना हो तो उसको शुद्ध रूप से मापन किस प्रकार किया जा सकता है। वहां पे हमने मापन के कुछ तरीकों के बारे में जाना, जैसे अपने बलिष्ठों का उपयोग, गिल्ली डंडे का उपयोग, रस्सी का उपयोग या अपने कदमों का उपयोग हम मापन के लिए किस प्रकार करते थे या आज भी करते हैं। परंतु मापन का वह तरीका क्या सही था, इसके बारे में हमने जाना था और पाया था कि मापन का वह तरीका शुद्ध नहीं है, क्योंकि वहां से जो मापन हम करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो पूर्णतया से शुद्ध नहीं होता। वो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। जब एक छोटा बच्चा उसी चीज का मापन करता है या एक बड़ा व्यक्ति उसी चीज का मापन करता है तो हमने समझा था कि मापन में अंतर आता है। इसी वजह से हमने कहा था कि मापन का वह तरीका शुद्ध नहीं है। तो आज गति एवं दूरियों का मापन भाग 2 में हम लंबाई के यथार्थ मापन यानी कि परिशुद्ध मापन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी चीज का शुद्ध मापन किस प्रकार करें, और उसके बाद हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुद्ध मापन के बारे में सीखते हैं। देखिए, आपको अगर किसी चीज का मापन करना हो तो हम आम तौर से मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। परंतु क्या हम मीटर स्केल से हर चीज का मापन कर पाएंगे? यदि आपको किसी पेड़ के तने की मोटाई ज्ञात करनी हो तो क्या आप उस मीटर स्केल की सहायता से उस पेड़ के तने की मोटाई माप पाएंगे? क्या आपके मित्र की कलाई की मोटाई आपको ज्ञात करनी हो तो क्या आप उस मीटर स्केल की सहायता से उसका कलाई का मापन सही कर पाएंगे? हर तरीके की वस्तु का मापन हम मीटर स्केल से नहीं कर सकते। हमें मापन के लिए कुछ ऐसी युक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें हम इस तरह की मोटाई को मापने के लिए ऐसी वस्तु का या ऐसे यंत्र का उपयोग कर सकें जो उसके चारों तरफ घूम सके। उसके लिए हम फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीते के ऊपर अंकित विभिन्न प्रकार के चिन्ह हमें उसकी लंबाई या उसकी मोटाई के बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं। आप अपने चारों तरफ ऐसी ही बहुत सारी चीजें, जैसे आपकी बाल्टी का हैंडल, अगर उसकी लंबाई मापना हो तो आप किस चीज का उपयोग करेंगे? आप मीटर स्केल का उपयोग करेंगे या फीते का उपयोग करेंगे? तो आपका उत्तर संभवतया यही होगा कि हम उसकी लंबाई के मापन के लिए फीते का उपयोग करेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि फीता उसकी लंबाई के साथ साथ मुड़ सकता है। तो किसी भी वस्तु के शुद्ध मापन के लिए पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि उस वस्तु का आकार किस प्रकार का है। उसके बाद ही हम उस वस्तु के मापन के लिए उचित फीते का या मीटर स्केल का या उचित यंत्र का उपयोग करेंगे। तो जैसे पेड़ की मोटाई मापने के लिए हम फीते का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने कभी कपड़ा विक्रेता को देखा हो तो वो कपड़े के मापन के लिए मीटर स्केल का उपयोग करता है। तो इसी तरह की बहुत सारी और युक्तियों के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो लंबाई के शुद्ध मापन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। लंबाई मापते वक्त हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस वस्तु की लंबाई हम माप रहे हैं पैमाने को उसके अनुदिश रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पैमाने को उस वस्तु के ऊपर रखें तो पैमाना उसके समानांतर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रखना चाहिए। अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे मापन में कुछ अंतर आ जाता है। तो हमेशा
ध्यान रखें कि पैमाने को हमेशा वस्तु के समानांतर या उसके अनुदिश रखें। दूसरा, यदि आप किसी ऐसे पैमाने का उपयोग कर रहे हैं जिसका सिरा टूटा हुआ हो, यानी कि जहां पे जीरो लिखी हुई होती है या जहां से पैमाना शुरू होता है वहीं सिरा अगर टूटा हुआ होगा और आप वहां से मापन करेंगे तो मापन गलत होगा। तो इस तरह के पैमाने से मापन करते वक्त आप उसके किसी अन्य पूर्णांक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि जीरो जो पहला पूर्णांक यहाँ पे था वह टूटा हुआ है तो आप उससे अगला एक, दो, तीन या किसी भी अन्य पूर्णांक का उपयोग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप पूर्णांक एक का उपयोग करते हैं और उसके बाद आप इस तरह से 6 सेंटीमीटर तक लंबाई मापते हैं, तो आप जब उसकी लंबाई मापें तो जिस पूर्णांक का आपने उपयोग किया है उसको अंत में जो पूर्णांक आपका आया था उसमें से घटा दें। तो यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर में से, क्योंकि हमने एक पूर्णांक से शुरू किया था, हम एक को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यदि हम यहाँ पे 2 उपयोग करते तो जो अंतिम माप था उसमें से हम 2 को घटा देते, या जिसका भी आप उपयोग कर रहे हैं पूर्णांक का, उसको उस अंतिम पूर्णांक जो उसकी लंबाई का अंतिम बिंदु था उसमें से घटा दें। तो यह सावधानी आपको टूटे हुए पैमाने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी बात आपको आपके मापन के दौरान ध्यान रखनी चाहिए वह है आपके आंख की स्थिति। आप देख सकते हैं कि एक ही पैमाने को जब हम एक ही स्थिति में रखते हैं, हमने उसको समानांतर भी रख दिया, हमने उसको पूर्णांक पे भी रख दिया, परंतु हमारी आंख की स्थिति अगर भिन्न हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मापन है वो अलग हो जाता है। आप देखिए वह अलग अलग बिंदुओं के साथ मिलान करता है। जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 स्थितियां हैं एक ही लंबाई को मापने की। स्थिति ए में लंबाई स्थिति बी से और सी से भिन्न है। इसी प्रकार ए बी सी तीनों ही स्थितियों में लंबाइयां भिन्न हैं। तो आपको मापन करते वक्त इस तरीके से देखना चाहिए कि आपकी आंख से वह पूर्णांक 90 डिग्री के कोण के ऊपर हो, उसके लंबवत आपकी आंख हो। आइए अब लंबाई के शुद्ध मापन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप अपने मित्र को दीवार के साथ खड़ा होने के लिए कह सकते हैं। वह आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। अब आप किसी पेंसिल की सहायता से दीवार पे उसके सिर के ऊपर से एक निशान लगाइए। यह उसकी लंबाई है। अब उस मित्र को वहां से या परिवार के सदस्य को वहां से हटने के लिए कहिए। अब आप उस ऊंचाई को अपने बलिष्ठों का उपयोग करते हुए मापिए और अपने अन्य मित्रों को भी या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उसी लंबाई को उनके बलिष्ठों से मापने के लिए कहिए और आप यहाँ पे इस सारणी में भरिए। अब उसके बाद उसी लंबाई को अपने विभिन्न मित्रों को या परिवार के सदस्यों को मीटर स्केल या पैमाना, मीटर पैमाना या आप फीते की सहायता से मापने के लिए कहिए और उसको अगले कॉलम में भरने के लिए कहिए। जब यह सारणी पूर्णतया भर जाए तो आप उस सारणी को ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? आप जब सारणी को पूर्णतया भर लेंगे तो आप पाएंगे कि जो लंबाइयां बलिष्ठ में मापी गई हैं, क्योंकि लंबाई तो उसी एक व्यक्ति की या आपके मित्र की थी, परंतु मापने वाले भिन्न हो सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा सदस्य
या आपको जितने ज़्यादा मित्र मिले उस लंबाई को मापने के लिए, उन सबको कहिए। तो वहाँ पे जो बालिस्तों में मापन किया गया है वह भिन्न-भिन्न है। हर व्यक्ति का परिणाम भिन्न है। परंतु जब आप पैमाने द्वारा मापन कर रहे थे या फीते द्वारा आपने मापन किया था, उस कॉलम को आप देखते हैं तो वहाँ पे अंतर बहुत कम है। बालिश्तों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है, परंतु इतना अंतर आप जब पैमाने का उपयोग करते हैं तो आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहां से यह तो सिद्ध हो जाता है कि यदि हम एक ही युक्ति का चाहे विभिन्न व्यक्ति उपयोग करते हैं मापन के लिए, तो वहां पे मापन ज्यादा शुद्ध होता है। यानी कि लंबाई का अगर हमें शुद्ध मापन करना हो तो कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि विभिन्न व्यक्तियों को या विभिन्न समय पे मापन के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो प्रचलित या विभिन्न प्रकार के जो पैमाने हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। जब आप इस सारणी को पूर्णतया से भर लेंगे, फीते द्वारा या मीटर पैमाने द्वारा किए गए मापन में भी अंतर तो है, चाहे वह थोड़ा ही हो। यह अंतर क्यों आया, इसके पीछे क्या कमियां रही होंगी, इन सब के बारे में हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के वक्र या मुड़ी हुई चीजों की अगर हमें लंबाई मापनी हो तो वह किस प्रकार मापें। आरंभ में मैंने आपसे चर्चा की थी कि यदि हमें पेड़ के तने की मोटाई मापनी हो तो हम मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह मुड़ नहीं सकता। तो हमें किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होगी जो मुड़ सके। तो उसके लिए हम फीते का उपयोग कर सकते हैं। फीते को जब हम पेड़ के चारों तरफ लपेटते हैं तो इस तरीके से हम उसका मापन आसानी से कर पाते हैं। यदि आपके आपके मित्र की कलाई को मापना हो तो भी हम फीते का उपयोग करके आसानी से उसकी मोटाई को माप सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह की चीज़ों की मोटाई मापने के लिए हम फीते का उपयोग कर रहे हैं। परंतु यदि आपके पास फीता नहीं है और एक मीटर स्केल है तो आप मापन किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए हम रस्सी का उपयोग कर सकते हैं। आप रस्सी को इस तने के चारों तरफ लपेट सकते हैं। उसके बाद रस्सी को मीटर स्केल या मीटर पैमाने के ऊपर रख के हम उसकी लंबाई को माप सकते हैं। तो किसी भी वस्तु की लंबाई वह चाहे कितनी भी मुड़ी क्यों ना हो, हम आसानी से माप सकते हैं। पिछले भाग में हमने लंबाई को धागे की सहायता से भी मापा था। वहां पे हमने सरल रेखा में, क्योंकि हमने एक मेज की लंबाई मापी थी जो कि सरल रेखीय थी। परंतु यदि कोई वक्र रेखा यानी कि मुड़ी हुई कोई वस्तु हो, टेढ़ी मेढ़ी कोई वस्तु हो, तो उसकी लंबाई भी क्या हम रस्सी की सहायता से माप सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वक्र रेखा है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी कोई भी रेखा है। हमें इसकी लंबाई धागे से जब मापनी हो तो हम कुछ हिस्से के लिए हम इसके ऊपर रस्सी को रखेंगे और उसको खींच के वहां तक निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से तक रखेंगे, फिर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम रस्सी को आरंभ से करते हुए अंगूठे से दबाते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु जहां तक हमें लंबाई मापनी है, चाहे इस रस्सी को लेते चले जाएंगे। अंत में जहाँ पे लंबाई खत्म हो जाती है वहां पे इस रस्सी के ऊपर निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार रस्सी के आरंभ से लेकर के रस्सी का जहां तक भी निशान इसके ऊपर एक लगा हुआ है, उस निशान को हम मीटर पैमाने की सहायता से उसके समानांतर रख के उसकी लंबाई को माप लेंगे।
तो इस प्रकार से हम किसी भी वक्र रेखा की लंबाई भी बड़ी आसानी से माप सकते हैं। तो ऐसी कुछ वक्र रेखीय वस्तुओं के मापन की कोशिश आप कीजिए और उनके लिए भी एक सारणी बनाइए और अपनी नोटबुक में उसको नोट कीजिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आप उन सभी वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपने अभी देखी हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे चिड़िया, कौवा आदि हो सकते हैं। उसके अलावा आपके चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़, मकान, ईंट, पत्थर और दूसरी तरह की चीज़ें। इसके अलावा खंबे, कुर्सियाँ, मेज़, बस, ट्रक, चलते हुए बच्चे, चलती हुई गाड़ियाँ या अन्य चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपका स्कूल का बस्ता, आपकी किताबें, पेन आदि वस्तुएं भी या घर की रसोई में रखा सामान आदि जो भी आप चाहें वो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जितनी लंबी सूची आप बना सकते हैं बनाइए। अब आपको एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आपको उन सब वस्तुओं का नाम लिखना है जो गतिशील हैं, जो चल रही हैं या इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं। और दूसरी तरफ आपको उन सभी वस्तुओं का नाम लिखना है जो विराम अवस्था में है। तो आप जब इन चीज़ों का चयन करते हैं तो आप किस प्रकार से इन सब चीज़ों का चयन कर पाते हैं? संभवतया आप गतिशीलता के लिए उस चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होना देखते होंगे, या आप किसी वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं तो संभवतया आप यही सोच रहे होंगे कि कोई वस्तु जब अपना स्थान नहीं बदलती है तो वह विराम अवस्था में है। तो आपने जब यह सूची बनाई तो इसमें हो सकता है आपने सिलाई मशीन, पंखा, घड़ी की सुइयां, रेलगाड़ी, दौड़ते हुए बच्चे, साइकिल का पहिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ व्यक्ति आदि रखे हों। तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि गति भी एक प्रकार से नहीं है। तो क्या गति या विराम को समझने के लिए आपका यह पैमाना सही है? आप अपने द्वारा बनाई गई उस सूची को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। संभवतया उसमें ऐसी कुछ वस्तुएं होंगी जैसे सिलाई मशीन, पंखा, घड़ी की सुइयां, रेलगाड़ी, साइकिल का पहिया, स्कूटर का पहिया या चलते हुए वाहन, दौड़ते हुए बच्चे, पेड़ की टहनियाँ जो हिल रही हैं, कुछ झूलते हुए बच्चे आदि। इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं स्थान परिवर्तन करती हैं। जैसे चिड़िया पेड़ के ऊपर पहले बैठी हुई थी, अब वो उड़ जाती है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति इस कुर्सी के ऊपर कुछ देर पहले बैठा हुआ था, परंतु अब वह इस स्थान पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, इसलिए वह गतिशील था। परंतु जब आप पंखे को देखते हैं तो पंखा तो स्थान परिवर्तन नहीं करता। घड़ी की सुइयां उसी स्थान पर रहती है, घड़ी उसी स्थान पर टंगी रहती है। पेड़ की जो टहनियां आप देखते हैं वो पेड़ नहीं चलता एक जगह से दूसरी जगह पे। परंतु क्या आप इनको विराम अवस्था में कह सकते हैं? संभवतया नहीं। यदि वो गतिशील हैं तो यह किस प्रकार की गति है? तो गतियों के प्रकार भी भिन्न हो सकते हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। आपने देखा कि रेलगाड़ी सीधी रेखा में चल रही थी। सड़क पे जाते हुए वाहन
सीधी रेखा में चल रहे थे, या अन्य इसी तरह की कई सारी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं जो सीधी रेखा में चलती हैं। तो जो वस्तुएं सीधी रेखा में गति करती हैं उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि जो सरल रेखा या सीधी रेखा में गति होगी उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। आप पंखे के अंदर, घड़ी की सुइयों के अंदर या साइकिल के पहिए के अंदर देख सकते हैं। यह एक वर्त में चक्कर लगा रही है। इन सब में गति वृत्तीय पथ के अनुदिश है, इसलिए इसको वर्तुल गति कहते हैं। इन सब गतियों के अंदर वस्तुएं उसी स्थान पर रहती हैं, जैसे घड़ी, पंखा आदि उसी स्थान पर हैं, परंतु सुइयां लगातार गतिशील हैं या पंखे की पंखुड़ियां लगातार गतिशील हैं। तो इस तरह की सारी गतियां वर्तुल गति हैं। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक धागे से एक छोटे से पत्थर को बांधते हैं। इस धागे को अपने हाथ में पकड़ें। आप देख रहे हैं आपके हाथ और पत्थर के बीच की दूरी एक समान है, वह नहीं बदल रही है। अब इस धागे को थोड़ा सा खींचकर इस प्रकार से छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं नीचे पत्थर लगातार गतिशील है, परंतु उसकी दूरी आपके हाथ से एक समान बनी रहती है। इस तरह की गति को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की अन्य गतियां जैसे झूलते हुए बच्चे, पेड़ की टहनियां जो हिल रही हैं, या सितार के तार, तबले की झिल्ली आदि में भी आप आवर्ती गति को देख सकते हैं। आवर्ती गति में वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। यदि आप सिलाई मशीन को देखें तो उसका पहिया लगातार घूम रहा है, वह वर्तुल गति में है। परंतु सुई को अगर आप देखें तो सुई लगातार ऊपर नीचे गति करती है, यह आवर्ती गति है। तो आप एक ही वस्तु में विभिन्न प्रकार की गतियां भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी आप विभिन्न प्रकार की गतियां देख सकते हैं। जब आप एक गेंद को फर्श पे लुढ़काते हैं तो वह सीधी रेखा में चलती है, यह सरल रेखीय गति है। और वह घूमती हुई भी जा रही है, वह घूर्णन गति है। गति के अन्य उदाहरण भी आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे दिन और रात का बनना, तितलियों का बगीचे में उड़ना, नदियों का बहना। और यहाँ पे कुछ गतियाँ तीव्र हैं और कुछ गतियाँ धीमी हैं। कुछ वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं के मुकाबले तेज चलती हैं, जैसे पैदल चल रहे मनुष्य के मुकाबले एक मोटर वाहन ज़्यादा तेज चलता है। उड़ रही तितली के मुकाबले एक वायुयान कहीं ज़्यादा तेजी से उड़ता है। तो वहाँ पे कुछ गतियाँ तीव्र हैं और कुछ गतियाँ धीमी हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। तो आप जितने भी उदाहरण इकट्ठा कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके उन सभी उदाहरणों को लिखिए। तो यहाँ तक हमने विभिन्न प्रकार की गतियों एवं दूरियों के मापन के बारे में जाना। अब आप अपनी नोटबुक के अंदर कुछ अभ्यास कीजिए। आप लिखिए कि साइकिल के पहिए और पंखे की गति के अंदर क्या समानताएं व क्या असमानताएं हैं। आवर्त गति के दो उदाहरण आप लिखिए। क्या आप लचीले फीते का उपयोग किसी वस्तु के मापन के लिए कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
इसका उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।